देखो सरल आवर्त गति यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब पहले तो समझो सरल आवर्त गति, पहला होता है हमारा आवर्त गति। आवर्त गति तो वही है, कोई भी कण है किसी के चारों ओर, यानी कि उसके और आप ऐसे बोल सकते हो उसके आसपास जो गति करता है उसे बोलते हैं हम क्या, आवर्त गति। लेकिन सरल आवर्त गति क्या होती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसे शॉर्ट में बोल देते हैं SHM, है ना, शॉर्ट में सरल आवर्त गति को। आपने गांव में ये देखा होगा, गांव में या शहरों में जो लड़कियां झूला झूलती है ना, वो बिल्कुल सरल आवर्त गति है। जो लड़कियां झूला झूलती है, लड़कियां जो झूला झूलती है वो ऐसे झूलती है, मतलब जैसे ऐसे झूला है यहाँ पे, ठीक है, तो वो झूला जो ऐसे होता है, यानी जो ऐसे जाता है फिर ऐसे जाता है। ध्यान देना बेटे, ये वाला जैसे झूला होता है, ऐसे जाता है फिर ऐसे आता है, ठीक है, इस टाइप से। ये जो गति है ना, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन ही है। अब इसमें क्या है मैटर, क्या है, सुनो। कोई भी कण है, अगर आप ऐसा करोगे, मान लो ये हैगा कोई कण है, ये इसको आपने यहां से पकड़ के ऐसे झुमटा दिया है ना, ऐसे छोड़ दिया तो ऐसे जाता है, और फिर यहां तक ही नहीं आता, ये यहां तक नहीं आता, क्योंकि आप जितना यहां से दोगे ना, ऐसे छोड़ोगे तो ऐसे जाएगा और फिर इसका थोड़ा बस पास तक रहेगा, बिल्कुल यहां तक नहीं आएगा। थोड़ा सा ये क्या हो जाता है, इसका जो आयाम है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जो आयाम है वो कम हो जाता है। वो कम क्यों हुआ, वो कम इसलिए हुआ, जो बाहर का एक्सटर्नल फोर्स लग रहा था, बाहर से जो बल लग रहा था, उसने क्या करा, उसको रोकना चाहा, उस कण का विरोध करा। अब यहां बात समझना, ये होती क्या है, विस्थापन वगैरह के बारे में समझो। सरल आवर्त गति में क्या होती है, देखो, जो हमारे गति है वो ऐसे चल रही है, अप डाउन, प्लस माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस, यानी कि ये एक चक्कर गया और फिर ये आया, जब जाके चक्कर पूरा हो रहा है। इसे आप ऐसे समझ सकते हो, बीच वाले चक्कर से, जैसे बीच में है ना ये वाला बीच में, तो जैसे आप यहां से जाओगे, यहां से ऐसे गया, फिर यहाँ ये आया, भी एक चक्कर नहीं हुआ, हाफ हुआ, फिर ऐसे गया और फिर ये आया। फिर ध्यान दो, ये पूरा एक चक्कर हुआ, ये ऐसे गया, फिर यहाँ हाफ आया, ये फिर ऐसे गया, और ये यहाँ पे जब आकर रुकेगा, ये हमारा एक पूरा साइकिल होता है, पूरा चक्कर होता है, ठीक है। तो यहाँ कुछ कंडीशनें होती हैं। जो ये बंदा है, ये ऐसे जा रहा है इस टाइप में, ये तो होता है इसका क्या, ये होता है इधर को हमारा टाइम, कि कितने टाइम में जा रहा, और इधर होता है हमारा विस्थापन। ये क्या होता है, विस्थापन, कि तरंग इधर और इधर कितनी गई। विस्थापित है, समझ सकते हो, झूला है, इसमें झूले में से कि बंदा वो कितनी दूर गया, कितने वो विस्थापित हो रहा है, वो क्या है आपका विस्थापन। जितना इधर जा रहा है या इधर जा रहा है, वो क्या है आपका विस्थापन। और इस बीच से जितना हिस्सा इधर है, ध्यान देना बेटे, जितना इधर जा रहा और इधर जा रहा, ये टोटल तो है विस्थापन। ये क्या है, टोटल विस्थापन। और अगर इस बीच वाली लाइन से साम्यावस्था, इसे बोलते हैं साम्यावस्था आना, यानी कि बीच में आके रुक जाना, जीरो होना, इसे बोलते हैं साम्यावस्था। इसमें बीच में आने की कंडीशन को बोलते हैं साम्यावस्था। और इससे जितना इधर जा रहा, ये तो हो गया आयाम, प्लस का आयाम, एम्पलीट्यूड, और ये इधर को नीचे को जा रहा, तो ये हो गया माइनस का आयाम। यानी कि जो टोटल आयाम होता है वो ही क्या होता है, हमारा विस्थापन होता है। हम ऐसे दो भागों में बांट सकते हैं, जो y है यानी कि विस्थापन है, विस्थापन इक्वल टू होता है हमारा a और प्लस के माइनस के, यानी कि दोनों का योग। किसी कण की साम्यावस्था के दोनों ओर का जो आयाम होता है उसे हम विस्थापन बोलते हैं। या हम ऐसे बोल सकते हैं कि किसी कण का या किसी तरंग का अधिकतम आयाम क्या कहलाता है, हमारा विस्थापन। या दूसरी लैंग्वेज में ये बोल सकते हैं कि अधिकतम विस्थापन ही आयाम कहता है। किसी भी एक दिशा में, किसी कण का किसी एक दिशा में अधिकतम विस्थापन, कितना विस्थापित हो रही एक दिशा में, उसे हम क्या बोलते हैं, आयाम बोलते हैं। आ रही है क्या बात समझ में। और सरल आवर्त गति भी यही है कि जब कोई कण एक छोटी सरल रेखा में गति करता है, आवर्त गति करता है, तो उस पर जितना भी त्वरण लग रहा ना, ये वाला बंदा जो लग रहा है ऐसे, ये ऐसे छोड़ दिया तुमने ऐसे, तो इस पर त्वरण लग रहा। त्वरण क्यों लग रहा है, इसमें वेग में कमी आती जा रही है, धीरे 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 छोटा कम होती चली जाएगी। ऐसे इसका आयाम होगा नहीं होगा भाई, जब आपने ऐसे छोड़ा है, ऐसे जा रही है, ठीक है, और धीरे 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 कम होती 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 यहां रुक जाएगी। तो ये जो बंदा है जहां ये रुकेगा, इसे बोलते हैं साम्य अवस्था। साम्य अवस्था को हम ऐसे बोल सकते हैं बैलेंस अवस्था, इधर की और इधर की बराबर होगी।
उसे बोलते हैं साम्यावस्था। तो साम्यावस्था ये है, इसमें ये है साम्यावस्था। साम्यावस्था से आपने चलना स्टार्ट करा, और साम्यावस्था से जो विस्थापन होता है, विस्थापन तो इधर चलेगा, और त्वरण क्या चाहेगा इसे? रोकना। त्वरण क्या चाह रहा? रोकना। बात सुन लो फिर से, विस्थापन क्या है? ये जा रहा, और त्वरण क्या है? त्वरण इसे रोक नहीं रहा, क्या वेग में कमी नहीं कर रहा क्या? वेग में कमी, वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? त्वरण। तो जो हमेशा ये इसलिए हमने यहाँ लिखा है, जो ये अल्फा, ये तो है हमारा त्वरण, और ये समानुपाती के अनुसार है, बराबर है माइनस के वाई, यानी कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में चलता है। ये आपका हो गया त्वरण, और ये हो गया हमारा विस्थापन। देखिए अब बात सही बात समझ में आ रही है कि जो त्वरण विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होगा, लेकिन माइनस दिशा में होगा, क्योंकि विस्थापन तो जा रहा है इधर को, और त्वरण क्या कह रहा? वापिस साम्य स्थिति की ओर लावेगा। इसे आप अपनी ठेठ भाषा में ऐसे याद रख सकते हो कि किसी कण के विस्थापन, किसी कण के जो तरंग है उसकी जो अधिकतम विस्थापन है, उस तरंग के विस्थापन को साम्य अवस्था में लाने के लिए, जीरो बनाने के लिए जो त्वरण लगता है, वो हमारा क्या है? अल्फा है। त्वरण क्या लाना चाहता है? माइनस में कम। हाँ भाई, विस्थापन अधिकतम चलना चाहेगा, लेकिन त्वरण क्या करेगा? कम। साम्य स्थिति की ओर लगता है हमेशा, उसे बोलते हैं हम क्या? त्वरण बोलते हैं। और त्वरण क्या होता है? माइनस के वाई का विस्थापन होता है। ठीक है, वाई क्या है? विस्थापन। देखो प्लस में चलता है विस्थापन ऐसे नो, लेकिन उसे कम करना चाहता है कौन? त्वरण। आगे इतनी बात समझ में, इसलिए दोनों में माइनस में परपेंडिकुलर है। और इसे जब ये इधर उधर चल रहा तो एक बल तो लग रहा, और उस बल को बोलते हैं प्रत्यानयन बल। क्या बोलते हैं उसे? प्रत्यानयन बल। ऐसे समझ सकते हो आप, ध्यान दो। ये जो भाई साहब है, इसको हमने क्या करा? इधर से एक लड़की आई और ऐसे झुमटे दे दिए ऐसे, तो ये तो हो गया बल। और जो इस बल का विरोध कर रही है वो धीरे धीरे कम होता चला गया, वो है प्रत्यानयन बल। यानी किसी वस्तु पर या किसी तरंग पर या किसी लड़की झूल रही है, झूलते हुए उस पर जो बल लगाया जा रहा है, उसका जो विरोध कर रहा है, वो है हमारा प्रत्यानयन बल। प्रत्यानयन बल को वैसे तो रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। रीस्टोरिंग, अब रीस्टोरिंग से इंग्लिश के वर्ड से जल्दी समझ जाओगे। रीस्टोर करना यानी कि वो पहले वाली स्थिति पे लाना। रिस्टोर तो समझते ही हो, यानी कि वापिस करना, तो रिस्टोर फोर्स होता है। ठीक है, रिस्टोर फोर्स क्या करता है? तुम्हारा विस्थापन यानी कि साम्य स्थिति की ओर लगता है कण को। अगली बार समझ में, रिस्टोर बल क्या है, प्रत्यानयन बल क्या है। अब हम इसकी कुछ डेफिनेशन है सरल आवर्त गति का ग्राफीय निरूपण से। देखो क्या होता है। एक होता है हमारे पास आवर्तकाल, क्या होता है उसको समझो। देखो पहला विस्थापन, छोटी छोटी सी परिभाषाएं हैं। दूसरा आयाम, विस्थापन होता है y, आयाम होता है स्मॉल a, त्वरण तो अल्फा हो गया, हमारी परिभाषा होगी, त्वरण हो गया हमारा अल्फा। और आवर्तकाल, आवर्तकाल होता है कैपिटल T और 5 आवृत्ति। अब जो आवृत्ति होती है वो क्या होती है? फ्रीक्वेंसी। F से भी प्रेजेंट कर देते हैं, N से भी कर देते हैं, या फिर हम कर देते हैं न्यू से। ठीक है, ये हमारी 5 चीजें हैं, इनको समझना है हमें है क्या। ठीक है, अब देखो जो विस्थापन, आयाम, त्वरण, आवर्तकाल, आवृत्ति है क्या। विस्थापन हमने आपको बता दी क्या? किसी भी तरंग का दोनों ओर, ध्यान देना बेटे, विस्थापन की परिभाषा है, किसी भी तरंग का दोनों ओर अधिकतम आयाम या अधिकतम पहुंचना या अधिकतम दूरी या अधिकतम विस्थापन ही विस्थापन कहलाता है। ऐसा समझ सकते हो, किसी भी तरंग का दोनों ओर अधिकतम आयाम या कुल आयाम क्या कहलाता है? हमारा विस्थापन कहलाता है। ठीक है, और आयाम क्या होगा? आयाम को समझेंगे। आयाम क्या होगा? किसी भी तरंग का एक और दिशा में अधिकतम विस्थापन, इधर कितनी विस्थापित हो सकती है, कहां से कहां तक जा सकती है, यहां से यहां तक जो जा रही ना, ये सब क्या है? इसका आयाम है। यह जितनी नीचे को आ रही, कितना है इसका आयाम? किसी भी तरंग का एक दिशा में अधिकतम विस्थापन आयाम कहलाता है। अधिकतम विस्थापन क्या कहलाता है? आयाम।
एम्पलीट्यूड, इंग्लिश में बोलते हैं एम्पलीट्यूड, इसलिए एम्पलीट्यूड का ए लिख देते हैं। अधिकतम विस्थापन क्या कहलाता है? आयाम। आगे बात समझ में? अधिकतम विस्थापन क्या कहलाता है? अधिकतम विस्थापन ही आयाम कहलाता है। और त्वरण की परिभाषा हमने देख ही ली है। त्वरण क्या है हमारा? त्वरण क्या होता है? जो किसी कण को साम्य स्थिति की ओर दिष्ट करता है, दिष्ट यानी कि चलाता है, उधर की ओर भेजता है, यानी कि उसे रोकना चाहता है, वो हमारा क्या होता है? त्वरण। और ये चलता है माइनस के वाई की ओर। अब आते हैं हम आवर्तकाल और आवृत्ति पे। देखो आवर्तकाल जो होता है, आवर्तकाल का फॉर्मूला सिंपल होता है कि समय बटे चक्कर, और आवृत्ति का होता है F इक्वल टू चक्कर बटे समय। क्योंकि आवर्तकाल ही समय ही आवर्तकाल होता है, बट क्या है? एक चक्कर काटने में लगा समय। आवर्तकाल एक चक्कर काटने में लगा समय, चक्कर को एक मान लो आप, तो t बराबर समय हो गया, तो एक चक्कर काटने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। फिर से रिपीट, एक चक्कर काटने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। इसका मात्रक सेकंड होता है, विमेय सूत्र t होगा। बस ध्यान देने वाली बात यो है, टाइम को स्मॉल t से प्रेजेंट करते हैं और आवर्तकाल को कैपिटल T से प्रेजेंट करते हैं। आगे इतनी बात समझ में? दूसरा, फिर हम पढ़ते हैं फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति। अब आवृत्ति क्या होती है? आवृत्ति इसका अपोजिट है। टाइम को आप 1 सेकंड मान ले, तो 1 सेकंड में काटे गए चक्रों की संख्या आवृत्ति कहलाती है। 1 सेकंड में काटे गए चक्रों की संख्या क्या कहलाती है? आवृत्ति। इसकी खोज करी थी हर्ट्ज ने। वैसे इसका मात्रक यहां से अगर आप निकाल लोगे, चक्कर का कोई मात्रक युक्ता सेकंड को ऊपर ले जाएंगे तो सेकंड इनवर्स बन जाएगा। इस सेकंड इनवर्स को क्या बोलते हैं? हम हर्ट्ज बोलते हैं। और विमेय सूत्र होगा t-1, यानी ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। इन दोनों का अगर हम संबंध निकालें तो ये क्या निकलेगा? F इक्वल टू 1/T या T इक्वल टू 1/F। एक दूसरे के अपोजिट है। 4 फ्रीक्वेंसी, T4 टाइम पीरियड। तो आगे क्या बात समझ में? एक चक्कर काटने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है, और 1 सेकंड में काटे गए चक्रों की संख्या क्या कहलाती है? आवृत्ति। ठीक है, अब हम ग्राफ पर आ जाते हैं। देखो ग्राफ में क्या लिया, हमारे पास एक तरंग है और तरंग चल रही है इस टाइप से, ठीक है, साइन वेव में। इधर ले लिया हमने टाइम और इधर ले लिया हमने टोटल विस्थापन, ऊपर नीचे कितना जा रहा। ऊपर की ओर प्लस का आयाम है, नीचे की ओर क्या है? माइनस का आयाम। ठीक है, ऊपर की ओर कितना है? प्लस का आयाम, नीचे की ओर क्या है? माइनस का आयाम। ध्यान देना, टाइम पीरियड क्या है? एक चक्कर काटने में लगा समय। चक्कर कैसे काट रही भाई वेव? देखो ये इधर हो गई तो प्लस हाफ और प्लस माइनस के हाफ, तो पूरा एक चक्कर हुआ नहीं हुआ? बताओ भाई, यहां से लेके यहां तक एक चक्कर हुआ नहीं हुआ? जैसे भी बताया था मैंने तुम्हें, बीच में है ये, तो यहां से इधर, फिर हाफ, फिर इधर, फिर इधर, पूरा बीच में आने पे क्या हो जाएगा? एक चक्कर। तो एक चक्कर यहां तक पूरा हुआ तो ये क्या हो गया? इसका टाइम पीरियड। क्या हुआ है? टाइम पीरियड। हाफ टाइम की बात करो तो हाफ टाइम कहां निकलेगा भाई साहब? यहाँ पे ये, और ये क्या होगा हमारा? T/2। T/2 देखिए आगे के बाद समझ में? हाफ हाफ, सॉरी ऐसे लिखेंगे हम इसको कि T/2 यहां से यहां तक है और T/2 यहां से यहां तक है। देखो ठीक है क्या भाई? आवर्तकाल में क्योंकि टोटल तो T है, यो भी आधा हो गया और ये भी आधा हो गया, आधा आधा क्या हो गया? पूरा। ठीक है, इस आधे का भी आधा कहां होगा? इसके बीच में, इनके बीच में। जो इसका आधे का भी आधा होगा तो वो होगा हमारा यहां तक लगभग, तो T/4 और ये होगा हमारा T/4। आधे के बाद समझ में? ऐसे यहां पे होगा इनके बीच का T/4 और ये भी T/4, सॉरी वहां तक जाएगा ये। देखिए आ रहा है समझ में? सब कुछ जोड़ के देख लो, टोटल T जाएगा। ठीक है, और अगर हम बात करें आयाम की, तो आयाम क्या है हमारा? ऊपर की ओर प्लस का है और नीचे की ओर माइनस का है। ठीक है, अब टेबल बनाते हैं हम ये वाली। देखो क्या हुआ, हमने टाइम लिया 0, अभी टाइम चला नहीं। जब टाइम नहीं चला तो तरंग भी नहीं चली होगी, विस्थापन भी 0 है। फिर टाइम लिया हमने T/4, टाइम लिया हमने T/4 यानी कि यहां तक का टाइम। ध्यान देना बेटे, ए यहां तक का टाइम,
यहां तक का टाइम लिया। तो एक बार बताओ, यू अधिकतम विस्थापित में लिया अभी तक, ये टोटल ए तो है ऊपर से नीचे तक यहां तक, ये कितनी है, आयाम कितना है इसका, ए, आयाम कितना हो रहा, ए। भाई हाफ पूरे मैक्सिमम अधिकतम विस्थापन को क्या बोलते हैं हम, आयाम। अधिकतम विस्थापित यहां तक, तो इसके बाद तो नीचे डाउन होगी थी, तो आधे टाइम पे यानी कि T/4 का आयाम कहां चला गया, ए पे, ठीक है यहां तक। फिर टाइम कहां तक आ गया, यहां तक, यहां तक टोटल टाइम कितना था, T/2, तो T/2 पे यहां पर कहा चुकी तरह 0 पे, आयाम कुछ है इसका नहीं, 0 पाई वही है, तो आयाम कितना हो गया, 0। फिर टाइम चला यहां से लेके यहां तक, तो यहां तक कितना हो जाएगा, T/2 प्लस T/4, या मैं ऐसे जोड़ सकते हैं, तीनों को जोड़ेंगे तो 3T अपॉन में 4 आएगा, T/4 T/4 T/4, ए यहां तक, ए यहां तक की बात कर रहा मैं, ये वाला, ये टोटल कितना है भाई, नीचे की ओर माइनस के, तो ये कितना आ गया हमारा, माइनस के ए। देखिए समझ में आ रहा है क्या बात है, सही है। तो आयाम कितना है, माइनस के ए। फिर ये पूरा इधर चला गया, और यहां तक कितना था हमारा, टोटल टी, और टी पे आयाम कितना आ गया, 0। बस यही ग्राफ चलता है हमारा, ये ग्राफ बनाने वाला। आगे बात समझ में, इसको नोट बना लो। देखो जो सरल आवर्त गति की समीकरण है, तो उसमें हमने क्या मान लिया कि कण था, माना कोई कण है और टी समय में, सुनना, माना कोई कण है, टी समय में थीटा कोण घूम गया हो, थीटा कोण घूमने पर इसका जो आयाम है वो तो ए है, और जो विस्थापन है वो है वाई। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, गोला है, गोले में यहाँ पे कण था कोई, ठीक है, वो क्या हुआ, यहां था, और यहां से कहां चला गया, इधर चला गया, और यहाँ पे हमने खींच दिया एक लंब, ठीक है। और ये लंब क्या होता है, अधिकतम विस्थापन की कितनी अधिकतर दूर गया, वो क्या हो गया हमारा, विस्थापन। और जो ये दूरी है, आयाम, कितनी अधिकतम दूरी तक गया था, कितनी अधिकतम दूरी तक गया था, वो हो गया हमारा आयाम। तो अगर हम ये मान ले कि माना कोई कण टी समय में थीटा कोण घूम जाए, तो अब जाहिर सी बात है, गोल गोल घूम रहा, तो भाई साहब क्या लगेगा, हमें वेग नहीं लगेगा, कोणीय वेग लगेगा, कोणीय वेग। अब कोणीय वेग जो होता है वो होता है ओमेगा, ओमेगा इक्वल टू होता है कोण बटे समय, यानी कि थीटा कोण में टी। इट मीन्स हम यहाँ ये लिख सकते हैं कि थीटा इक्वल टू ओमेगा टी, तो थीटा इक्वल टू ओमेगा टी। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं, ठीक है। अब बट अकॉर्डिंग टू पिक्चर, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, थीटा के सामने वाला क्या होता है, लंब। तो साइन थीटा इक्वल टू लंब क्या हो गया हमारा, वाई, और कर्ण क्या हो गया हमारा, ए। अब ध्यान देना बेटे, जो वाई में छोड़ेंगे एक को इधर ले जाएंगे, तो ए इधर आ जाएगा, तो ए इंटू साइन थीटा इक्वल टू वाई। इतनी बात समझ में आ रही है, वाई हम इसे ऐसे लिखते हैं, y इक्वल टू ए साइन थीटा। अब आपको पता थीटा इक्वल टू है ओमेगा टी, सिंस थीटा इक्वल टू है ओमेगा टी, रखो जी यहाँ पर, तो y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ये हमारे पास आ गई सरल आवर्त गति की समीकरण। लेकिन अगर हम प्योर पे जाए, अगर हम ये मान ले कि कलांतर भी है इसमें, कोई और तरंग आएगी तो कलांतर हो सकता है, तो अगर हम ये मान ले यदि फाई कलांतर हो तो y की इक्वेशन बन जाती है y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के फाई, और ये है हमारी तरंग की समीकरण जो कि सरल आवर्त गति में है। ये तुम्हें बहुत देखने को मिलेगी, 12th क्लास में भी देखने को मिलेगी। y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव है क्या, क्या है ये देख सकते हो आप, वेयर भाई y हो गया हमारा विस्थापन, और a हो गया हमारे पास आयाम, और ओमेगा हो गया हमारा, ओमेगा टी को तो बोलते हैं कला, ओमेगा टी को पूरे को बोलते हैं कला, किस एंगल से चला, फेज से, किस फेज से चल रहा है, और ओमेगा हो गया हमारा कोणीय वेग, कोणीय
वेग। और अगर हम बात करें फाई की, तो फाई हो गया हमारा कलांतर। कलांतर, कला में अंतर कितना होगा। सही है। देखो, तो ये आई हमारी सरल आवर्त गति की आगे समीकरण आ गई। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है भाई? ठीक है, ये व्यापक समीकरण है तुम्हारी। अब सरल आवर्त गति में देखते हैं वेग की समीकरण। देखो, सरल आवर्त गति में वेग की समीकरण वो यहां से ही निकलेगी। अगली है तुम्हारी है सरल आवर्त गति में वेग। सरल आवर्त गति में वेग। अब वेग की समीकरण निकाल लेंगे। अब देखो एक चीज बताओ, तुम जो वेग का फॉर्मूला पढ़ा था वो पढ़ा था तुमने विस्थापन बटे समय पढ़ा था ना। तो वेग, जो वेग था वो मैं तुम्हें पहले बता देता हूं। वेग इक्वल टू पढ़ा था विस्थापन बटे समय, पढ़ा था ना। या भी ऐसे लिख सकते हैं, वेग यानी कि u बराबर y अपोन में t। अगर हम इसका अवकलन कर दे कुछ निश्चित सीमा के भीतर, तो dy अपोन dt को ही हम क्या बोलते हैं? u बोलते हैं। ध्यान रखना, सरल आवर्त गति में यानी कि dy अपोन dt, विस्थापन परिवर्तन बटे समय अंतराल को भी हम वेग बोल देंगे। और वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल वो आपको पता ही है। ये तो पहली चीज आपको याद रखनी है। और दूसरी आपको पता है त्वरण। त्वरण क्या होता है? वेग परिवर्तन यानी कि du अपोन में dt, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, ये त्वरण होता है अल्फा। ठीक है, आगे बात समझ में। तो त्वरण यानी कि वेग बराबर हो गया विस्थापन बटे समय। विस्थापन क्या है हमारा? y, और समय क्या हो गया हमारा? t। वेग u होता है बेटे पहला, बाद के अंतिम वेग v मान लेते हैं। तो प्रारंभिक वेग ही लेके चलते हैं। अब देखो, तो सरल आवर्त गति में वेग निकालना, तो हम समीकरण लेते हैं ये वाली, अपनी समीकरण उठा लेते हैं। और हमारे पास समीकरण है ये उठा रहे। ये तो व्यापक समीकरण है, व्यापक समीकरण ये है व्यापक समीकरण यानी कि शुद्ध। ठीक है, तो हम इस वाली समीकरण को लेके चल रहे हैं कि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि y इक्वल टू a साइन ओमेगा t। अब मुझे जो बनाना वेग लाना, तो वेग बनाने के लिए क्या लाना पड़ेगा? मुझे dy अपॉन dt लाना पड़ेगा। तो इस समीकरण का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब अवकलन जिस जिनने पढ़ रखा ठीक है, नहीं पढ़ रखा तो ध्यान दो, अवकलन के कुछ फॉर्मूले होते हैं। क्या? देखो, अवकलन के लिए कुछ समझना पड़ेगा। अवकलन, डिफ्रैक्शन, डिफरेंशिएशन। देखो, अवकलन देखने के कुछ फॉर्मूले होते हैं, यानी कि x की पावर dx अपोन, ठीक है, यहाँ पे आप लिख दो x। ठीक है, d अपोन डी एक्स इंटू एक्स की पावर n का, तो ये होता है हमारा n शुरू में आ जाता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, पहला फॉर्मूला, ये ज्यादा यूज होगा। दूसरा d अपोन डी एक्स और साइन एक्स, साइन एक्स का होता है कोस एक्स, और d अपोन में डी एक्स इंटू कोस एक्स, कोस एक्स का होता है माइनस के साइन एक्स। एक्स है तो एक्स लग जाएगा, थीटा है थीटा लग जाएगा, टी है तो टी लग जाएगा, बस इतना डिफरेंस है और कुछ नहीं। वाई है तो वाई लग जाता है, ए है तो ए लग जाता है। ठीक है, ये फॉर्मूले है तुम्हारे मैथ्स के अकॉर्डिंग। अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं? इस समीकरण का टी के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। टी के सापेक्ष अवकलन, अवकलन करने पर चेक करें किसके? टी के सापेक्ष। तो इधर करेंगे, देखो डी वाई अपोन में डी टी, ये तो यू का तो हो जाएगा भाई, टी के सापेक्ष कर रहे हैं ना, तो डी वाई अपोन में डी टी। ए है हमारा कोंस्टेंट, कोंस्टेंट का अवकलन नहीं होता, तो ए एज इट इज किसका होगा? डी अपोन में डी टी इंटू साइन ओमेगा टी का अवकलन होगा आपके पास। सही है। अब इस पूरे को मान लिया हमने क्या? इस पूरे को मान लिया थीटा, या पूरे को टी मान लीजिए आप। ठीक है, तो साइन का होगा क्या? कोस एक्स, यानी कि कोस ओमेगा टी। तो देखो ये बन जाएगा आपके पास डी वाई अपोन डी टी इक्वल टू ए इंटू, ये बन गया आपके पास कोस ओमेगा टी। सही है। अब जिसे तुमने एक्स माना है, जिसे तुमने एक्स माना है उसका इंटू में अवकलन और करते हैं।
तो जब तुम इसका अवकलन करोगे यानी कि d/dt इंटू ओमेगा टी, अब जैसी बात है ओमेगा तो बाहर आ जाएगा और टी की पावर n यानी कि टी की पावर होगी 1, यहां साइड में करके दिखा रहा मैं, d/dt इंटू ओमेगा टी का बन जाएगा ओमेगा शुरू में इंटू टी शुरू में आ जाएगा, टी की पावर क्या बन जाएगी d/dt इंटू टी की पावर 1 ही तो है और 1 शुरू में, तो ओमेगा इंटू 1 तो शुरू में आ गया, 1 तो शुरू में आ गया और इंटू में टी की पावर कितनी हो जाएगी 1 माइनस के 1, n माइनस 1 कर गए, n ही तो है वो 1 माइनस 1 और किसी की पावर 0 का मतलब 1, 1 इंटू टी की पावर 0, इसका किसी की पावर 0 का मतलब 1 हो गया, तो ओमेगा इंटू 1 इक्वल टू ओमेगा। कुल मिला के बात यो है d/dt ओमेगा टी की वैल्यू कितनी आती है, ओमेगा आती है टी का 1 हो जाता है। ठीक है, तो यहां बन जाएगा इसका ओमेगा, तो हमारे पास बनता है a, अब ओमेगा को बाहर ले रहा मैं यानी कि ओमेगा इंटू में a इंटू कोस ओमेगा टी, और ये बन गया dy/dt। बताओ भाई यहां तक समझ में आती है क्या बात? ठीक है, ये हमारे पास आती है dy/dt ओमेगा टी इंटू कोस ओमेगा टी। यहां तक क्लियर है? अब चलते हैं हम ओमेगा टी की, हमें वैल्यू नहीं पता अभी। देखो ओमेगा टी अभी जो हमने यहां निकाला था, ओमेगा टी क्या होता है थीटा, ये तो होता है ओमेगा टी क्या होता है हमारा थीटा, या यहां से देख सकते हो साइन ओमेगा टी से। देखो थोड़ा सा खेल है, पहली सरसमी का पढ़ रखी है आपने, वो क्या पढ़ रखी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहां से अगर हम कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लें तो बन जाएगा 1 माइनस के सीधा जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर हटाओगे तो पूरे पे क्या लग जाएगा अंडर रूट। ठीक है, यहां थीटा है तो थीटा लग रहा, अगर यहां मैं ओमेगा टी लगा दूं तो ओमेगा टी लगेगा या नहीं लगेगा? ठीक है, तो हम यहां रखते हैं, देखो इसी में ये dy/dt तो u बन गया, बस u लिख देता हूं मैं, u इक्वल टू ओमेगा a, और कोस थीटा की जगह कोस ओमेगा टी की जगह क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और ये हो जाएगा अंडर रूट में। देखियो समझ में आ रहा है क्या बात है? इस कोस ओमेगा टी की जगह हमने क्या रख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी, ये नहीं हमारे पास, यहां से निकाल के दे रहा मैं तुम्हें। साइन ओमेगा टी को यहां छोड़ो, a को बटे में ले जाओ, तो y/में a इक्वल टू साइन ओमेगा टी। देखियो आ रहा है क्या बात है समझ में भाई? साइन ओमेगा टी की वैल्यू होगी y/में a, यहां पे रखते हैं भाई u इक्वल टू ओमेगा इंटू a, और अंडर रूट में बन रहा है 1 माइनस साइन ओमेगा टी की वैल्यू होगी y/में a और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब इनका एलसीएम ले लो, u इक्वल टू ओमेगा इंटू ए एज इट इज, अंडर रूट में एलसीएम लेंगे तो जब स्क्वायर खोल लेंगे तो नीचे रह जाएगा हमारे पास a स्क्वायर की इधर गुना a स्क्वायर माइनस के y स्क्वायर, a स्क्वायर में से बाहर आएगा a और a से a कैंसिल, तो u इक्वल टू बन जाएगा ओमेगा a अपोन में a आ गया बाहर, अंडर रूट से अंदर बचा a स्क्वायर माइनस के y स्क्वायर, a से a स्क्वायर। ठीक है, स्पेस थोड़ा कम है, मैं इधर कर देता हूं, ये बन जाएगा स्मॉल u इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस के y स्क्वायर। बताओ देखिए समझ में आ रहा है क्या? और यही हमारी क्या है वेग की समीकरण है, ये हमारी वेग की समीकरण। अगर यहां अधिकतम वेग आ जाए, अधिकतम वेग आ जाए तो अधिकतम वेग पे जो y होता है वो 0 हो जाता है, अधिकतम वेग पर विस्थापन क्या हो जाता है 0। तो मैं यहां नोट लिख देता हूं, अधिकतम वेग तो y इक्वल टू हो जाता है 0 अधिकतम वेग पे। अब जब y इक्वल टू 0 इट मींस अधिकतम वेग यानी कि u अधिकतम के लिए क्या लग जाएगा मैक्सिमम इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस के 0। अब 0 तो कुछ रखेगा नहीं, तो y a स्क्वायर से बाहर क्या आ जाएगा a, तो u मैक्सिमम आ जाता है, u मैक्सिमम इक्वल टू बन जाएगा ओमेगा इंटू में a। ये हमारे पास अधिकतम वेग की इक्वेशन है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आई तो दोबारा देख लो इसे। देखो भाई सरल आवर्त गति में
सरल आवर्त गति में त्वरण। जो त्वरण है, त्वरण का फॉर्मूला आपने पढ़ रखा कि या तो du अपूर्ण में dt वेग परिवर्तन बटे समयांतराल, या फिर जो हमारे निकल के आया था, किससे आया था यो निकल के आया था, u बना था dy अपूर्ण में dt से। ध्यान देना बेटे, जो u बना था वो dy अपूर्ण dt से बना था। तो अब क्या कर रहे हैं इसका, अब इसका भी du अपूर्ण dt कर रहे थे, du अपूर्ण dt कर रहे, या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि d2y अपूर्ण में dt स्क्वायर, यानी कि अगेन पुनः अवकलन करने पर त्वरण तब निकल के आएगा। तो ध्यान देना, समीकरण में वही चलेंगे हम, पुनः समीकरण वही वो जो हमारे पास थी, y इक्वल टू a sin ओमेगा t, ये हमारे पास इक्वेशन है। अब हम इसकी क्या कर रहे हैं, t के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, त्वरण निकालने के लिए। तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, ध्यान देंगे बेटे, अभी जो बिल्कुल अवकलन करा बिल्कुल यही तो आई थी हमारे पास इक्वेशन। तो वो क्या है हमारी, dy अपूर्ण में dt इक्वल टू ओमेगा a कोस ओमेगा t। भाई ये अभी तो निकाल ली हमने, अभी बिल्कुल सेम यही तो आई थी। अब इसका पुनः अवकलन कर दो, 2 बार कर दो, तभी तो हमारे पास त्वरण बन के आएगा। तो पुनः अगेन पुनः t के सापेक्ष अवकलन करने पर करेंगे। जब पुनः करोगे आप तो ध्यान देंगे भाई, ये बन जाएगा तुम्हारे पास d2 अपूर्ण में dt स्क्वायर, और y है तो y लग जाएगा, तो d2y अपूर्ण में dt स्क्वायर। ध्यान देना बेटे, ये तो कांस्टेंट है, तो ओमेगा ए एज इट इज। कोस का करोगे तो कोस का क्या आता है हमारा, माइनस के साइन, तो माइनस के साइन ओमेगा टी, और फिर से इसी की तरह आप फिर ओमेगा टी का करोगे तो क्या बनेगा, ओमेगा आएगा फिर, तो ये इनटू में क्या बन जाएगा हमारा, ओमेगा। आई होप जल्दी समझ में आ जाएगा। पहले कंपेरिजन जो हमारा कोस का था, कोस का क्या बन गया, साइन, और ओमेगा टी का फिर से क्या बन जाएगा, ओमेगा। तो ओमेगा को यहां ले लो, तो ये बन जाएगा ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू ए साइन ओमेगा टी, और ये माइनस का शुरू में आ गया d2y अपॉन dt स्क्वायर। d2y अपॉन dt स्क्वायर क्या होता है हमारा, अल्फा। तो ये बन गया हमारे पास अल्फा इक्वल टू माइनस के ओमेगा स्क्वायर इंटू में a इंटू साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी की वैल्यू निकल लो इसी वाली इक्वेशन से, तो y अपॉन a इक्वल टू साइन अपॉन y अपॉन a इक्वल टू साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी की फिर से वैल्यू रखेंगे हम, वैल्यू क्या है हमारे पास, y अपोन में a से a कैंसिल, तो अल्फा की वैल्यू आपके पास आती है माइनस के ओमेगा स्क्वायर इंटू में y। ये तो आया हमारे पास त्वरण। अब 2 प्रूफ है इसके, 2 कंडीशन है। पहली क्या कि अधिकतम त्वरण के लिए, अधिकतम त्वरण, तो अधिकतम त्वरण के लिए y बराबर होता है a। y बराबर क्या हो जाता है a, तो जब y बराबर हो जाएगा तो यहाँ आपके पास बन जाएगा अल्फा इक्वल टू यहाँ से माइनस के ओमेगा स्क्वायर, और y की जगह क्या आ जाएगा हमारा a। तो ये तो हो गया हमारा अधिकतम त्वरण के लिए। जबकि अगर हम दूसरी बात करें, पहला केस है, दूसरा न्यूनतम या साम्यावस्था पर, साम्यावस्था पर y बराबर कितना हो जाएगा 0, क्योंकि विस्थापन 0 हो जाएगा। तो इस वाली इक्वेशन से चलेंगे, तो अल्फा इक्वल टू माइनस के ओमेगा स्क्वायर इंटू में 0, y की वैल्यू 0, यानी कि अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। और ये हो गया हमारे पास वेग और त्वरण के फॉर्मूले, इन्हें कॉपी कर लो।